नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने जो है सल्तनत पीरियड में खिलजी वंश को देखा था और आज जो है हम अगला वंश देखेंगे, तुगलक वंश। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुगलक वंश का टॉपिक, क्योंकि आप देखिए कि सीधे सीधे एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो या फिर हम फिरोज़ तुगलक की बात करें, क्योंकि दोनों के द्वारा जो है सल्तनत काल में बहुत सारे सुधार और बहुत कंट्रोवर्शियल कार्य किए गए थे। इसके वजह से जो है इन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में भी आते हैं। खैर, अब यूपीएससी के मेंस में आते हैं ऑप्शनल में, अब तो जीएस के अलावा स्टेट पीएससी में कहीं मेंस ऑप्शनल रहा नहीं। अब देखिए, जो तुगलक वंश है उसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और ये सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। अब देखिए, ये जो अंतिम शासक है तुगलक वंश का वो नासिरुद्दीन महमूद शाह है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी उपाधि रहती है अल शहीद, ये इसकी उपाधि पूछी जा सकती है। अब इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सल्तनत काल में देखिए, डाक व्यवस्था या डाक प्रणाली की जो व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है वो गयासुद्दीन तुगलक के काल से मानी जाती है और इसने शराब बनाने और उसे बेचने और जुआ खेलने को प्रतिबंधित कर दिया था। इसको ध्यान रखना है कि शराब बनाने और बेचने दोनों और प्लस जुआ खेलने को प्रतिबंधित कर दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक वंश का या सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के बारे में विचार किया और इसने तय किया कि कृषकों से इतना ज़्यादा कर नहीं वसूला जाना चाहिए कि वो दरिद्र हो जाए, इसलिए इसने जो है क्रमशः कर वृद्धि की बात की थी सल्तनत काल में। इसके बाद देखिए, ये पहला सुल्तान है जो सल्तनत काल में जो है नहरों के क्षेत्र में काम करता है और नहरों को विकास में योगदान देता है। और ये देखिए, इसकी जो मृत्यु होती है ये एक षड्यंत्र माना जाता है, इतिहासकारों के बीच विवाद है इसको लेके। और दिल्ली के पास एक जगह रहती है अफगानपुर, वहाँ पे लकड़ी का एक पंडाल बनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि नहीं, अब जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है उसने प्लान किया रहता है और इसमें दब के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कंट्रोवर्शियल है, खैर इससे मतलब नहीं है, हमें याद रखना है कि अफगानपुर में इसकी मृत्यु हुई थी, या अफगानपुर विवाद अगर कहा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक संबंधित हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो अगला महत्वपूर्ण शासक है और इसके बारे में तो इतिहास में बहुत चर्चे हैं, कई लोगों को उपाधि दी जाती है, पागल बादशाह कहा जाता है या कुछ भी, तो तुगलक कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों को उसे ध्यान नहीं देना। अब जो मूल नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का वो जौना खान था और इसकी उपाधि थी उलूग खान। और कुछ इतिहासकारों द्वारा, जो समकालीन इतिहासकार थे और बाद के भी इतिहासकार थे कंटेम्प्रेरी, उनके द्वारा इसे भी कुछ उपाधियाँ दी गई। जैसे देखिए, इसामी एक समकालीन इतिहासकार रहता है, उसने मोहम्मद तुगलक को काफिर कहा, और ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा। बर्नी ने इसे नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धर्ता घोषित किया और एक इतिहासकार हैं एडवर्ड थॉमस मॉडर्न टाइम के, इन्होंने इसे धनवानों का युवराज घोषित किया। अब इसकी कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। तो ये देखिए, एक अच्छा सुलेखक, कवि और मुझे लगता है कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था ये। और देखिए, इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में कराया था। हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में कराया था। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसके वैदेशिक संबंधों को देख लेते हैं। इसने जो है चीन, ईरान, मिस्र और सीरिया में अपने राजदूत भेजे और सल्तनत काल में पहला ऐसा सुल्तान रहता है जो इतने बड़े पैमाने पर जो है अपने वैदेशिक संबंधों को विकसित करता है और उनके साथ अपने संबंध बनाता है। इसके द्वारा देखिए, कुछ विवादित प्रयोग या कह सकते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए जिसके वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो उसको देख लेते हैं। तो इसको देखिए, दो मुख्य भाग में आप बांट लीजिए। पहला, इसका जो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं वो प्रशासनिक रहता है, तो इसमें 3 काम ये करता है। और दूसरा जो है ये सैनिक रहता है। सैनिक में एक्सपेरिमेंट जो रहता है उसके 2 मुख्य काम रहते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ क्रम से इनकी नंबरिंग भी कर दी है, एग्जाम में इनको अरेंज करने के लिए भी आता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो पहला वर्क है इसका वो है दोआब में कर वृद्धि का। दोआब चूँकि उपजाऊ क्षेत्र रहता है, कर के आधार को इसे बढ़ाना रहता है, इसलिए जो है यहाँ पे ये वृद्धि करता है। लेकिन दुर्योग से उसी समय दोआब में दुर्भिक्ष आ जाता है और इसकी योजना ये फेल हो जाती है। लेकिन इसी समय जो है जब दुर्भिक्ष आता है तो ये किसानों को मदद करता है, तकावी ऋण देता है और सौंदर्य ऋण टाइप की जो चर्चा होती है ये इसके द्वारा शुरू की जाती है। और ये एक विभाग बनाता है कृषि विकास के लिए, दीवाने अमीर कोही। और आप ये जानिए कि दीवाने अमीर कोही बनाने वाला पहला सुल्तान जो है यही रहता है और वो मुख्य रूप से कृषि विभाग रहता है। उसके बाद इसका जो दूसरा प्लान है वो रहता है राजधानी परिवर्तन। चूँकि इसने बड़े व्यापक क्षेत्र को हस्तगत किया था या व्यापक क्षेत्र में इसका विस्तार था, तो ये साम्राज्य की सुविधा के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करता है। और आप ये मानिए कि
जो इसके दरबारी रहते हैं उनका सहयोग नहीं मिलने के कारण इसकी ये भी योजना फेल हो जाती है। इसके बाद इसका तीसरा प्रयोग रहता है सांकेतिक मुद्रा। उस समय चांदी की मुद्रा कम पड़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो उससे निपटने के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। हालांकि इसके पहले भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन विश्व में और शासकों द्वारा किया जा चुका था। भारत में अगर सल्तनत काल की बात की जाए तो उस समय सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। अब इस पर भी देखिए थोड़ा सा डिबेट है कि क्या थी धातु के रूप में। तो जो इसका समकालीन लेखक बर्नी है इतिहासकार, वो कहता है कि ये चांदी की मुद्रा थी, और वहीं जो फरिश्ता है वो कहता है कि ये तांबा था। और उसके बाद जो सतीश चंद्र हैं वो कहते हैं कि ये कांसा था, कांसा। तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये इसके प्रशासनिक प्रयोग हो गए। अब इसके सैनिक प्रयोग की बात करें तो इसका चौथा प्रयोग रहता है खुरासान अभियान। और खुरासान मध्य एशिया का क्षेत्र रहता है, और ये जब वहाँ सत्ता में गड़बड़ी आती है तो ये प्रयास करता है कि मैं वहाँ पे अटैक करके और वहाँ से वहाँ तक अपने शासन विस्तार को बढ़ाऊँगा, लेकिन ये इसका प्लान फेल हो जाता है। फिर इसका एक अभियान रहता है कराचील। कराचील को हिमाचल में एक जगह मानी जाती है, और इसका जो सेनापति रहता है उसकी गड़बड़ी की वजह से इसका ये कराचील अभियान भी फेल हो जाता है। अब देखिए इसके समय कुछ प्रमुख विद्रोह हुए हैं, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विद्रोह सल्तनत काल में अगर किसी के टाइम में हुआ है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ, और इसके बाद से ही सल्तनत काल का विखंडीकरण भी धीरे धीरे शुरू होता है, जो आगे चल के आप देखेंगे कि नहीं है फिरोज़ तुगलक की गलत नीतियों के कारण वो और तेज़ी से होता है। तो इसका जो पहला विद्रोह इसके टाइम होता है वो है बहाउद्दीन गुरसास्प का, इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक विद्रोह है किस्लू खान का। फिर इलियास खान के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, और वहाँ आप देखेंगे कि फिर क्षेत्रीय राज्य स्थापित होंगे इसके बाद। फिर एहसान खां के नेतृत्व में माबर या मदुरा स्वतंत्र हो जाता है दक्षिण भारत में। और ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला क्षेत्र तो आपको माबर याद रखना है। और कई बार हमसे बहमनी और विजयनगर को पूछ लिया जाता है, तो उसमें विजयनगर पहले होगा और बहमनी बाद में होगा। तो देखिए जो हरिहर बुक्का रहते हैं ये विजयनगर स्थापित करते हैं, और इसके बाद जो है हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। अब इसके समय जो अंतिम विद्रोह होता है वो तगी का विद्रोह रहता है सिंध में, और इसी सिंध में क्षेत्र है थट्टा। जब ये जाता है मोहम्मद बिन तुगलक उस विद्रोह को दबाने के लिए, तो उसी समय जो है विद्रोह के दबाते समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद देखिए जो अगला शासक आता है इसका चचेरा भाई है फिरोज़ तुगलक, और फिरोज़ तुगलक का जो मूल नाम होता है वो कमालुद्दीन फिरो रहता है। उसके बाद इसकी जो उपाधि रहती है ये है सैयद उस सलातीन, इसकी प्रमुख उपाधि है। और ये सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जो निर्वाचित होता है, और ये सिंध के थट्टा में ही जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो उसी समय जो है इसका निर्वाचन थट्टा में ही सुल्तान के रूप में कर दिया जाता है। फिर देखिए ये सल्तनत का एकमात्र सुल्तान रहता है जिसे इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में विशेष रुचि रहती है, और उसका ये विशेष ज्ञाता रहता है। इसी के चलते आप देखेंगे कि इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करा के बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था। अब इसके प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ जितने कार्य मैंने लिखे हैं वो सब सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप इसके कार्यों को याद रखिए ध्यान से। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे PYQ में, और आगे भी किसी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो सेना और इक्ता को जो है वंशानुगत इसने बना दिया, तो ये याद रखना है, ये सीधे पूछा जाता है। उसके बाद स्त्रियों को मज़ार पर जाने की रोक लगा दी इसने। राज्य के खर्च पर हज यात्रा का आयोजन करने वाला पहला सल्तनतकालीन सुल्तान रहता है। सार्वजनिक रूप से ऋण पंजियों को, जो कृषक रहते हैं उनके ऋण पंजियों को इसने नष्ट कराया था। उसके बाद एक अनुवाद विभाग की स्थापना करता है, और राग दर्पण नाम का एक ग्रंथ है, उसकी कई बार इस राग दर्पण को पूछा गया, उसका अनुवाद फारसी में इसी के समय होता है। और भी बहुत सारे ग्रंथों का इसने संस्कृत में संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। फिर नहर निर्माण कराता है ये, और उसके बाद एक टैक्स लगाता है सिंचाई पे, हक ए सर्व, ये 10% रहता है, अतिरिक्त कर है ये। और उलूग खानी और राजवाही 2 नहरों का ये निर्माण करवाता है। फिर इसने दारुल सफ़ा यानी एक औषधालय है उसका निर्माण कराता है, और गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात की स्थापना करता है। और जो मतलब कन्याएं रहती हैं गरीब परिवार की, उनके शादी का अरेंजमेंट भी यहीं से दीवाने खैरात से किया जाता है। विवाह, देखिए विवाह विभाग की स्थापना करता है और उसमें मदद करता है ये लोगों की। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, और इसी वजह से इसे सल्तनतकालीन अगस्टस भी कहा गया है। उसके बाद विभिन्न शहरों की स्थापना करता है, जैसे जौनपुर हो गया, हिसार फिरोजा हो गया, और जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खान के याद में किया रहता है, और ये नगरों की स्थापना कर रहा है। फिर दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना करता है, जो जुड़ा किससे है, आपके गुलामों से, जो इसके समय दास रहते हैं,
दासों का विभाग ये रहता है दीवाने बंदगार। फिर ये इसने रोजगार विभाग की स्थापना की और रोजगार ब्यूरो बनाकर इसने लोगों को रोजगार भी दिए। फिर मुद्रा भी जारी की इसने, अब्धा और विख नाम की 2 मुद्राएं ये जारी करता है, मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार करता है। फिर एक शिकायत निवारण विभाग बनाता है जिसे दीवाने रिसालत कहा गया है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किससे संबंधित था, तो याद रखना है कि दीवाने रिसालत शिकायत निवारण से संबंधित था। फिर दीवाने इस्तिहाक रहता है, ये देखिए पेंशन विभाग है, इसको भी आपको याद रखना है। वैसे खैर जब मैं सल्तनत कालीन प्रशासन बताऊंगा तब भी इनकी एक बार चर्चा मैं आपसे करूंगा, यहाँ आप देख लीजिए फिरोज तुगलक के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में, ताकि फिर वहाँ अगर मैं चर्चा करूँ तो आपको उससे याद भी होगा और आसानी से रिवीजन हो जाए। अब ये इसके मुख्य मुख्य काम रहते हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद देखिए सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान जो होता है नासिरुद्दीन महमूद शाह होता है। और इसी के समय तैमूर का आक्रमण 1398 में हिंदुस्तान पे होता है और ये तुर्क जाति का और ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान रहता है, ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से तुगलक वंश समाप्त होता है। अब जो है हम आगे सैयद और लोदी वंश आएगा, उसको समाप्त करेंगे और इनका जो सल्तनत काल का राजनीतिक इतिहास है ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे एक जो बेस है आपका वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि नहीं इस तरह की चीज़ें आपकी कंप्लीट होती रहें और हम बहुत तेज़ी से जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। आज के लिए धन्यवाद।